rising Gen Zs, welcome to Science and Fun. Welcome to your English class. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are super duper well and are at peace. आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? Today we are going to attempt all the important questions of your chapters, The Portrait of a Lady और We Are Not Afraid to Die. हम इन दोनों ही चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे, सीखेंगे किस तरह से जितनी भी वैरायटी आती है क्वेश्चंस की वो हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है, क्या आइडियल वे होना चाहिए अपने आंसर्स को, अपने क्वेश्चंस को केटर करने का, उनको टैकल करने का और कैसे अटेम्प्ट करना है, जहाँ आई गेस मेजॉरिटी हम लोग स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, तो वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. और अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसकी भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग प्लीज़ वो भी देख कर आइए और उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है. और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने पोएम के क्वेश्चंस कराए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारी वैरायटी हमने डिस्कस की थी. उसी तरह से हम लोग आज अपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से. और आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ये किस चैप्टर से है. अभी तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा. वाई? बिकॉज अभी आपका सेशन का इनिशियल पॉइंट है. इतने चैप्टर्स हमने स्कूल्स में या कहीं भी नहीं करे होते हैं, तो आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो, राइट. लेकिन जब हमारा सेशन ओवर होने को आता है, एग्जाम्स अप्रोच करते हैं, वहाँ पर हम लोग स्ट्रगल करते हैं. बिकॉज तब तक हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारी पोएम्स हो जाती है, प्रोज हो जाते हैं, और वहाँ पर फिर एक एक्सट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोगों ने अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की होगी चैप्टर की. अब इस एक्सट्रैक्ट को देखो, यहाँ से सबसे पहला काम हमारा होता है एक्सट्रैक्ट को पहचानना कि वो किस चैप्टर से है. और ये दोनों ही चैप्टर्स लेने का मेरा रीज़न ही यही था कि आप लोग आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है. आई एम श्योर स्टार्टिंग इनिशियल 2 वर्ड्स पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये किस चैप्टर का है. दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट. जहाँ पर ये कौन सा पार्ट लिया गया? माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन, राइट. ये बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल पैराग्राफ, अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, सुना है आपने तो याद आया होगा. बिल्कुल इनिशियल पार्ट में हमने ये किया था. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर एंड सो ऑन, राइट. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद आ गया होगा चैप्टर कि कहाँ पर ये था, एंड इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ अब क्वेश्चंस रहेंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज identify the literary device in the line like everybody's grandmother. अब literary device क्या होता है? ये हमारे, आप इसको ये अलग नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन आ सकता है नेम द फिगर ऑफ स्पीच. तो लिटरेरी डिवाइस आए, चाहे अभी आपके लेवल पर एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं समझना है इनके बीच में, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो कि अगर लिटरेरी डिवाइस आ गया या फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, एक ही बात है आपके लिए, ठीक है. और जिसको प्रॉपर लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच समझना है, क्लास 12th वाले चैनल पर भी वो पूरे वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने जो आपके लेवल तक जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, जो भी आप कहना चाहो, आते हैं, वो सारे मैंने वहाँ पे विद एग्जांपल्स इन डेप्थ समझाए हैं. तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो. अब इस लाइन में ध्यान से देखो, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. आई एम श्योर मेजॉरिटी को तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस अवेलेबल है. बहुत सिंपल है. लाइक बोला है, एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं सोचना है, हमें पता है कि लाइक है, कंपैरिजन किया है, तो इट विल बी सिमिली. बिकॉज इफ यू नो, तो सिमिली क्या होता है, आप जल्दी से मुझे सिमिली की डेफिनेशन दे दो फटाफट से कमेंट्स में. सिमिली क्या होता है? हम, ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि ये कंपैरिजन है. और आई एम श्योर इस एग्जाम्पल से भी आप समझ गए होंगे कि कंपैरिजन इन व्हाट सेंस, राइट. तो हो सके तो 1-2 एग्जाम्पल्स मुझे सिमिली के कमेंट्स में भी लिख कर दे दो, तो उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाउ मच यू नो, राइट. तो ये हमारा सिमिली है, कंपैरिजन ड्रॉ करता है. करता तो कंपैरिजन मेटाफर भी है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मुझे आप फटाफट से कमेंट से बताओ, बिकॉज ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब ये आपकी बारी है, आप मुझे जल्दी से कमेंट से बता दो
सिमिली और मेटाफर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। बाकी ये दोनों दीज आर बोथ टोटली डिफरेंट, ठीक है, ये बिल्कुल अलग चले जाते हैं। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, देखो एक और हिंट मिल गया, लाइक वर्ड यूज हुआ है। तो अब आपको फटाफट से कमेंट्स में बताना है कि सिमिली क्या है, मेटाफर क्या है, एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हम लोग बहुत छोटी क्लास से, जब से हमने आरटीसीज करने सीखे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जब से हमने एक्चुअली में करने सीखे, ये क्वेश्चन तो हमारे पास आता ही है। जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते थे, नेम द पोएम एंड द पोएट, बिल्कुल वैसा ही। अब आपको कोई चैप्टर तो नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड इट इज रिटन बाय हु इज द ऑथर। ऑथर इज खुशवंत सिंह, राइट। तो दिस विल बी द आंसर। आप इस तरह से अपने आंसर को फ्रेम करोगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप ऑप्शन में टिक भी कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव। अब क्या डिफिकल्ट था ऑथर के लिए बिलीव करना, क्या डिफिकल्ट था? चैप्टर से आई एम श्योर आपको याद होगा। इनफैक्ट अगर आप अपने ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ से भी आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है। देखो बहुत सिंपल है, क्या बिलीव करना मुश्किल था? ग्रैंडफादर की डेथ की तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी फिलहाल, राइट। एंड ग्रैंडमदर के यंग और हैंडसम होने से भी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। वो ऑथर क्या बोल रहे थे कि वो किस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे? दैट ग्रैंडमदर वॉज यंग एंड अ प्रिटी लेडी, कि भाई वो एक टाइम पहले कभी यंग और प्रिटी भी होती थी। इस बात पर बिलीव करना ऑथर के लिए इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट वॉज सो हार्ड, ठीक है। ओके, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। ये देखो, ये वाला एक्सट्रैक्ट में आपको मिल जाएगा। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, दैट वाज हार्ड टू बिलीव। यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने बना दिया कि व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव, क्या डिफिकल्ट है बिलीव करना, बताओ, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ग्रैंड मदर वॉज अ यंग एंड प्रिटी लेडी। तो यहाँ से एमसीक्यू तो प्रिपेयर हो गया आपका, साथ में अगर जस्ट इन केस कोई सब्जेक्टिव आ जाता है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड एक्सट्रैक्ट। हम अपने सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकेंड एक्सट्रैक्ट क्या है, कहाँ से लिया है? She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। तो यहाँ पर आप देखो, आपको बहुत वैरायटी मिल सकती है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर अभी जो मैंने वैरायटी रखी है वो आप देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का ट्राई हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ से कुछ होमवर्क भी दूंगी, तो वो भी आपको कमेंट्स में मुझे होमवर्क बताना है, आंसर्स लिखकर आप बताओगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सिल्वर लॉक। सिल्वर लॉक से ऑथर का क्या मतलब है? अब आपको जल्दी से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स, यहाँ पर सिल्वर लॉक्स किसके लिए बोला गया है? ग्रे हेयर, रेड हेयर, अ सिल्वर कलर्ड ड्रेस, या फिर बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ? क्या होगा? देखो फर्स्ट एंड फोर्थ तो कोई ऑप्शन वैलिड लग नहीं रहा है। वाई? बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ कैन नॉट बी ट्रू, राइट। रेड हेयर नहीं, सिल्वर का लेना देना रेड से कुछ नहीं है। एंड द ऑथर इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ड्रेस, कोई ड्रेस की भी बात नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ग्रे हेयर, ओके। बिकॉज ग्रैंड मदर के जो ग्रे हेयर थे, सिल्वर लॉक्स थे, दे वर स्कैटर्ड अनटाइडली, पूरी तरह से फैले हुए थे, राइट। दे वर नॉट लुकिंग टाइडी, वो क्लीन नहीं लग रही थी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which literary device is used in the pale puckered face। यहां पर मुझे आप जल्दी से बताओगे, पेल पकर्ड फेस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? यहाँ पर देखो, लिटरेरी डिवाइसेस रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो, यू माइट गेट एनी क्वेश्चन, किसी भी लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन आ सकता है। पेल पकर्ड फेस, तो बहुत ध्यान से देखो, पेल पकर्ड, अ और प का साउंड रिपीट हो रहा है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन की बात आती है, वो भी बिगिनिंग में, वर्ड्स की बिगिनिंग में, वी कॉल इट ऑलिटरेशन, राइट। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बाकी तो नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। The word hobble means,
हॉबल का क्या मतलब होता है? अब इफ यू रिमेम्बर हॉबल किस तरह से, हॉबल हम लोग कब यूज करते हैं, चैप्टर में एक्सप्लेन है आपको। कभी भी अगर बॉडी में कहीं पेन होता है, स्पेशली अगर हॉबल की बात हो रही है तो मूवमेंट की बात हो रही है, तो लेग पेन की वजह से जब स्टेबल वे में कोई वॉक नहीं कर पाता, राइट, तो हम उसको हॉबल बोलते हैं। यहाँ पर जो बाकी वर्ड्स है, हेस्टन, इट मीन्स बहुत जोर से, रश, भागना काइंड ऑफ, ओके। वॉक फास्ट का मतलब भी आप समझ चुके हो, तेज चलना। रश भी आप समझ रहे हो, अगेन हरी हरी, बहुत जल्दी करना। लिम्प इज द करेक्ट वन बिकॉज इट मीन्स वॉकिंग पेनफुली, दर्द में कोई जब चलता है वहां पर हम लिम्प वर्ड यूज करते हैं, तो दिस इज मोर रिलेटेड टू हॉबल, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब यहां से ना आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क, एक क्विक होमवर्क आप यहां से लेकर जाओगे, एंड द होमवर्क इज that you have to explain the phrase telling the beads of her rosary. Telling the beads of her rosary. You will explain the meaning of this phrase. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है इस चैप्टर का, टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। ये आप एक्सप्लेन करोगे कि इसका क्या मतलब है, ओके। कमेंट्स में आप लोग अपना ये क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, व्हाट डज इट मीन, ओके। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड एक्सट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो थर्ड एक्सट्रैक्ट। There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest seas. अब यहाँ पे आपको पता चल गया एक्सट्रैक्ट पढ़ के दैट ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का तो नहीं है, so this extract is based on we are not afraid to die, ठीक है। अब हम लोग अपने आंसर्स उस पैराग्राफ, उस पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से करेंगे। The question says why 2 extra crewmen were hired? 2 extra crewmen क्यों हायर किए गए थे? अब यहाँ देखो ध्यान से, ऑप्शंस क्या है। टू टैकल द शिप, शिप को बैलेंस हैंडल करने के लिए। टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशन, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शिप, एज ऑथर वांटेड एक्स्ट्रा हेल्पर्स। तो ऑथर को एज सच एक्स्ट्रा हेल्पर्स की जरूरत नहीं थी, बट विच ऑप्शन लुक सूटेबल, ज्यादा पास कौन लग रहा है सबसे। देखो मेंटेनेंस के लिए स्पेसिफिकली चैप्टर में कहीं भी मेंशन नहीं है कि मेंटेनेंस वाली रीजन से ऑथर लेके गए थे। गॉर्डन कुक मेंटेनेंस के पर्पज से नहीं लेके गए थे उन्हें, ही टुक देम व्हाई टू टैकल द सदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। सदर्न इंडियन ओशन का जो हार्श वेदर कंडीशन है उससे टैकल करने के लिए, बिकॉज वो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। तो एक्सपीरियंस्ड क्रूमैन की बहुत जरूरत पड़ सकती थी, दैट इज व्हाई ही टुक बोथ ऑफ देम एज crewmen, okay, so this will be the correct. So now let us move on to the next question. अब अगला क्वेश्चन क्या है? The author was worried about dash. author किस बात से परेशान थे, क्या उनको परेशान कर रहा था? His family cannot be an option, elimination method हम इसे हटा देंगे, okay. Going in a right direction, सही डायरेक्शन में जाना कैसे किसी को परेशान कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता। Then size of the waves and strong winds, तो हमने, अगर आपने चैप्टर अच्छे से सुना था तो वहां पर साइज ऑफ द वेव्स की बात की गई है जो ऑथर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, ठीक है, ओके। The third question says which port did the ship leave just before the incident was narrated? ये वाला इंसिडेंट जब नरेट किया गया तो उससे पहले कौन सा पोर्ट उन्होंने छोड़ा, वो किस पोर्ट से आगे बढ़े। तो आप ध्यान से जब ये इंसिडेंट पढ़ोगे, देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन। तो इन्होंने कहाँ से, कौन सा इन्होंने पोर्ट को लीव किया, केप टाउन, बहुत ही क्लियर यहाँ पर है, ओके, ठीक है। आपको बस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर खुद को बहुत ज़्यादा अटेंटिव रखना है, प्लस स्टोरी लाइन भी याद रखनी है। कई बार ऐसा हो जाता है एक्सट्रैक्ट के बाहर भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि चैप्टर तो सेम है, राइट। तब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मैम ये तो एक्सट्रैक्ट के बाहर से आ गया है। देन द अदर क्वेश्चन, द अदर एक्सट्रैक्ट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. यहाँ से भी आपको एक होमवर्क मिलने वाला है अभी।
अब आपको फिर से पता चल गया कि ये किस चैप्टर का है. नाउ लुक एट द एक्सट्रैक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय द विंड ड्रॉप्ड? विंड ड्रॉप्ड इसका क्या मतलब है? विंड ड्रॉप्ड, विंड नीचे गिर गई, चोट लग गई विंड को. लेट अस सी क्या है इसका आंसर. विंड फेल डाउन, नो, पॉसिबल थोड़ी है. विंड स्लिप्ड आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द ऑथर, विंड जो है ऑथर के हाथ से फिसल गई, नो चांस. स्पीड ऑफ विंड ग्रेटली रिड्यूस्ड, तो ये हो सकता है कि स्पीड जो थी विंड की वो एकदम से नीचे गिर गई, कम हो गई. विंड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम बिलो द शिप, नो चांस. बिलो द शिप के नीचे से विंड कैसे आएगी, राइट? सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. तो कई बार कॉमन सेंस का यूज करके भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो. नाउ विल रीड द सेकंड क्वेश्चन. Which word in the extract means forthcoming? Forthcoming. अब vocabulary टेस्ट भी तो करेगा आपका, राइट? क्वेश्चन जो आपका vocabulary टेस्ट भी करेगा. forthcoming का मतलब कौन सा वर्ड है जो बहुत ज्यादा सामने सेम मीनिंग आपका दिखा रहा है forthcoming से रिलेटेड. growing, no. roaring, no. ominous, no. impending is the correct word. impending होता है forthcoming, the impending disaster. ठीक है, जो अपकमिंग डिजास्टर है, आने वाला डिजास्टर है. फोर्थ कमिंग का मतलब हो गया इम्पेंडिंग. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. व्हाई वाज द ऑथर हॉरिफाइड? ऑथर क्यों घबरा गए थे? व्हाट वाज द रीजन? ही हैड नेवर सीन सच बिग वेव. यस, उन्होंने कभी नहीं देखी थी. ठीक है, करेक्ट है. द वेव वाज परफेक्टली वर्टिकल. वेव बिल्कुल सीधी, परफेक्टली वर्टिकल, इतनी ऊपर सीधी बिल्कुल वेव आ रही थी. ओके, ये भी हमने पढ़ा था. The wave was almost twice the size of normal waves. Yes, gigantic waves हमने पढ़ा था ना कि बहुत बड़ी बड़ी waves आ रही थी. Almost double the size of normal waves, ये भी हमने पढ़ा था. तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा all of the above. ठीक है, क्योंकि तीनों ही पॉइंट्स हमारे वैलिड हैं. तीनों ही चीजें ऑथर को परेशान कर रही थी. ऑथर इन्हीं तीनों चीजों से डरे हुए थे. क्लियर? यहाँ से आपको एक होमवर्क दे देते हैं. आप होमवर्क करेंगे एंड द क्वेश्चन इज, यू विल आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिनस साइलेंस? ये क्वेश्चन आप ऐसे ले लो या चाहे आप ऐसे ले लो. व्हाट डज ominous silence refer to? What does ominous silence refer to? आपको ये कमेंट्स में फटाफट से ये होमवर्क आप इनके आंसर्स आप करोगे. ठीक है, एंड आई सी. ठीक है, आप जो भी कमेंट आपको देना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, यू मोस्ट वेलकम. आप लिखोगे क्या आंसर होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब हम करेंगे. कैसे करते हैं, क्या टेक्निक होती है, वो भी यहाँ पर हम समझेंगे. So the question is, why did the narrator call Eel Amsterdam the most beautiful island in the world? क्वेश्चन समझो पहले. क्या बोला है क्वेश्चन में कि नरेटर ने ईल एम्स्टरडैम को मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड क्यों बोला? वॉज इट सो ब्यूटीफुल? इतना सुंदर था क्या कि बिल्कुल बोल दिया उसको कि ये तो वर्ल्ड का सबसे सुंदर आइलैंड है? ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दिया गया है, राइट? बट ऑथर ने ऐसा क्यों बोला था? उसका रीजन सबसे पहले तो उनके लिए उनका ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल तो यही था ना. ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल. आप सबसे पहले अपने कीवर्ड्स नोट करोगे कि मुझे अपना आंसर जो फ्रेम करना है वो करना कैसे है. यू विल सिलेक्ट सम कीवर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स बनाओगे एंड देन उनको फ्रेम करके यू विल गिव एन एंटायर स्ट्रक्चर. एंड ऑफ कोर्स आपको ग्रामेटिकल एरर्स का तो ध्यान रखना ही है, वो नहीं करनी, बिकॉज अराउंड 2 to 3 ग्रामेटिकल एरर्स में आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है, राइट? ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी इनफैक्ट, सो डोंट डू दैट, अवॉइड इट. बाकी आप अपने कीवर्ड्स इकट्ठा करोगे. ओनली सोर्स ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, अब उनका जो इतना कंटिन्यूअस स्ट्रगल था, रिमेंबर यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हो, अ सेंस ऑफ रिलीफ. उनको वो इतना ज्यादा कंटिन्यूअस मोशन में थे. अ सेंस ऑफ रिलीफ आफ्टर कंटिन्यूअस स्ट्रगल.
इसीलिए उनको ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐसा कभी होता है ना कि हम बहुत 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 भूखे होते हैं, वी आर सो हंग्री, कि उस टाइम पर तो अगर मम्मा कुछ बेकार से बेकार सब्जी भी बना के दे दे तो भी वो हमें इतना डिलिशियस लगता है, अमेजिंग लगता है कि उसको हम खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमारे कुक फैमिली के लोगों के साथ हुआ कि उनको वो छोटा सा आइलैंड, हार्डली एक टाइनी सा पार्ट उस पूरे ओशन में सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। ओके, वाई? बिकॉज वही अब उनको बचाता, डूबते को तिनके का सहारा टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई थी उनके लिए, अब वही उनको सर्वाइवल मोड देता। दैट इज वाई द नरेटर कॉल्ड ईल एम्स्टरडैम द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देंगे, तो स्ट्रक्चर में देखो कैसे आएगा। ईल एम्स्टरडैम वाज द ओनली होप ऑफ सर्वाइवल। यस एग्जैक्टली, आप सोर्स ना लिखकर यू कैन राइट ओनली होप ऑफ सर्वाइवल, है ना, आप ओनली होप ऑफ सर्वाइवल इसे लिख सकते हो। सोर्स ऑफ सर्वाइवल ठीक है, होप ऑफ सर्वाइवल की वही उनकी सर्वाइवल की उम्मीद थी फॉर द वोयाजर्स। नाउ व्हाट इज वोयाजर? वोयाजर होता है ट्रैवलर्स को कहते हैं, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, वोयाज इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो वहां से बन गया है वोयाजर्स, राइट। तो ट्रैवलर्स भी लिख सकते हो आप, चलेगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए एक ओनली सोर्स ऑफ होप बन गया था सर्वाइवल का। व्हेन दे रीच देयर इट अपीयर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड टू द नरेटर। नरेटर को वो सबसे सुंदर आइलैंड लग रहा था। ही वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग हिज फैमिली एंड क्रूमैन बाय रीचिंग देयर। ऑब्वियस, आपको पता चला ये कि भाई वो अपनी फैमिली को बचाने में और क्रूमैन को बचाने में सक्सेसफुल रहा। ही हैड वन द फाइट फॉर सर्वाइवल, इफ दे हैड नॉट रीच्ड द आइलैंड दे वुड श्योरली हैव died. Or you can add on this line as well. It was a sense of relief seeing the island after a long and continuous struggle gave them a sense of relief. You can add on, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आप यहां तक भी लिख सकते हो, आप उसके आगे वो एड ऑन कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट। बस आपको ध्यान रखना है कि जो मेन पोर्शन है आपके आंसर का, विच वॉज ओनली होप ऑफ सर्वाइवल, कि भाई क्यों ब्यूटीफुल बोला, बिकॉज यही उनका ओनली होप ऑफ सर्वाइवल था। सो आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू सिलेक्ट योर कीवर्ड्स जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। आप चाहो तो अपने आंसर शीट में यू कैन सिंपली अंडरलाइन दीज कीवर्ड्स एज वेल। अगर चाहते हो कि आपका जो चेक कर रहा है नोटबुक, ठीक है, वो आपके कीवर्ड्स पर फोकस करे, नहीं चाहते हो, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं है ऐसा करना। कई बार ऐसा होगा कि आप गलत कीवर्ड अंडरलाइन कर दोगे और वहां से सीधा आपका अगर टीचर का ध्यान वहां पर चला गया तो मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, बैकफायर भी कर सकता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज द ग्रैंडमदर डिससैटिस्फाइड विद द सिटीज एजुकेशन? ग्रैंडमदर सिटी के एजुकेशन से इतनी डिससैटिस्फाइड क्यों थी? व्हाट वाज द रीजन? क्यों थी? आपको अच्छे से पता है आपके क्या कीवर्ड्स होंगे। व्हाई? बिकॉज वहां पर लैक ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड गॉड, है ना, वहां पर अब स्क्रिप्चर्स एंड गॉड से रिलेटेड टीचिंग नहीं कराते थे, ये था सबसे मेन पार्ट, है ना। दी ऑथर वॉज टॉट, अब क्या पढ़ाया जाता था ऑथर को? अब पढ़ाया जाता था साइंस, और उसमें लॉज ऑफ ग्रेविटी एटसेट्रा आप एड ऑन कर सकते हो, है ना। यू कैन ऑल्सो एड ऑन कि म्यूजिक भी वहां पर सिखाया जाता था, जिसको ग्रैंड मदर सोचती थी कि इट हैड लूड एसोसिएशंस, राइट। तो वो सब आप ऐड कर सकते हो अपने कीवर्ड्स में। यू कैन ऐड ऑन दीज पॉइंट्स। म्यूजिक वॉज टॉट, क्लियर। तो अब आप इसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे? सो द आंसर विल बी The grandmother was dissatisfied with the city's education. अब देखो क्वेश्चन वाई में है तो आंसर तो बिकॉज में जाएगा ही ना, कि क्यों उनको डिससैटिस्फाइड थी। वाई? बिकॉज दे हार्डली एवर टॉट अबाउट द स्क्रिप्चर्स एंड गॉड। सी द पॉइंट इज हियर कि वो कभी मुश्किल से, कभी भी नहीं सिखाते थे, हार्डली एवर तो छोड़ो, नेवर,
नेवर भी लिख सकते हो कि कभी वो स्क्रिप्चर्स इन गॉड के बारे में नहीं पढ़ाते थे. द टीचिंग्स इन सिटी स्कूल रिवॉल्व्ड अराउंड साइंस, द लॉ ऑफ ग्रेविटी एटसेट्रा, which was of no importance to her. According to grandmother, science and laws of gravity ये उनको नहीं समझ आता था, तो she used to believe that it was least important, ये कुछ भी important नहीं है, it hardly matters, हमें सिर्फ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ना चाहिए. यू कैन ऑल्सो एड ऑन अबाउट म्यूजिक, वो भी आप एड ऑन कर सकते हो, नो इशू. ठीक है, वो आप एड ऑन कर सकते हो. 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. क्लियर? और इसके बाद लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एक लॉन्ग आंसर टाइप अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे करना है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज अ सागा ऑफ पेशेंस एंड ब्रेवरी. कॉमेंट. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई जो है, इट्स अ स्टोरी विच टॉक्स अबाउट ब्रेवरी, राइट, एंड पेशेंस. दोनों चीजों के बारे में बात करता है. कैसे, इस पे नॉट कैसे, बट देन वी हैव टू कॉमेंट, वी हैव टू इलैबोरेट दिस कि क्या क्या इंसिडेंट ना यहाँ पर ना आप अपने फेवरेट इंसिडेंट जहाँ पर, नॉट फेवरेट बट देन जहां पर आपको ब्रेवरी का कुछ भी एलिमेंट दिखाओ, यू विल डिस्क्राइब. आप क्या डिस्क्राइब करोगे? स्ट्रगल ऑफ द ऑथर. ठीक है, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने जितने भी स्पेयर पार्ट्स थे बोट में वो सब यूज किए, किस तरह से. यू कैन एड ऑन ऑल्सो, यू विल मेंशन द ब्रेवरी shown by kids, shown by Sue and Jonathan, Susan and Jonathan. ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज आपने देखा था कि किस तरह से सू वॉज वुंडेड, कितना चोट लगा था, देयर वाज अ बम्प ऑन हर हेड, बट शी डिडंट इवन क्राई फॉर अ सेकेंड. एक सेकेंड के रोई तक नहीं थी वो ना. शी कंटिन्यूसली सेड दैट नथिंग हैज हैपेंड, कुछ नहीं हुआ है. एंड जोनाथन, जो हमारे टाइटल आया है चैप्टर का कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये चैप्टर में जो टाइटल है ये लिया ही जोनाथन के डायलॉग से गया है. ओके, तो जोनाथन सेज, इतना छोटा बच्चा, ही सेज कि भाई कोई बात नहीं, इफ वी आर टुगेदर वी आर नॉट गोइंग टू डाई. दे वाज सो मच ऑप्टिमिस्टिक, वो इतने पॉजिटिव थे अपने फादर के अटेम्प्ट्स को लेकर, अपने स्ट्रगल को लेकर, दैट वी आर गोइंग टू लिव, हम जीत जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. तो वो सब हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे. एंड द आंसर विल बी द स्टोरी. अब देखो कैसे इसको स्ट्रक्चर करना है. द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इज अ स्टोरी ऑफ द रेयर करेज. रेयर क्यों बोला? क्योंकि यूनिक है, एक्चुअली में यूनिक है, बिकॉज इस तरह से सी रूट पर इतना प्रॉब्लम झेलना, इट्स मोर लाइक टाइटैनिक वाला सीन कि भाई किस तरह से एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, और इतना मुश्किल सिनेरियो में भी इट्स सो मच यूनिक. और ये किसकी बात कर रहा है कि भाई करेज एंड परसिवरेंस ऑफ द नरेटर्स फैमिली. नरेटर की फैमिली के पेशेंस और करेज की बात यहाँ पर हुई है. द नरेटर्स अंडरटेकिंग टू रेप्लिकेट कैप्टन जेम्स कुक्स वोयाज वाज अ चैलेंजिंग टास्क एज दे हैड टू सेल इन सम ऑफ द रफेस्ट सीज. नाउ दिस इज द बैकड्रॉप. अपने लॉन्ग आंसर टाइप में आपको समरी नहीं लिखनी होती है, आपको एक बैकड्रॉप देना होता है विद इन 3 to 4 लाइन्स. आप 3 से 4 लाइन्स में एक बैकड्रॉप देते हो, शॉर्ट क्विक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर कि भाई चैप्टर में क्या था. तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जो नरेटर है गॉर्डन कुक, वो कैप्टन जेम्स कुक के ट्रैवल को रेप्लिकेट करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे, विच वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, जो बहुत मुश्किल था क्योंकि रफेस्ट सी है इंडियन ओशन. सदर्न इंडियन ओशन के जो वेदर होता है बहुत रफ होता है. ओके, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. However, the voyagers kept their spirits high. Kept their spirits high. It's a phrase. It means कि भाई उन्होंने अपने एनर्जी लेवल को बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया. एंड मेड एवरी एफर्ट टू सेव द बोट एंड देयर लाइव्स. और एंड मोमेंट तक उन्होंने स्ट्रगल किया, हर एफर्ट किया जिससे उनकी बोट और उनकी जान बच सके. Even in the worst of circumstances, the captain didn't give up hope and tried his best to protect the ship from flooding. ठीक है, फ्लडिंग से बचाने की पूरी कोशिश की थी. All the dangers and disasters were confronted with patience, courage and determination. सारा डिजास्टर, सब कुछ बहुत इजीली किसकी मदद से? पेशेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन की मदद से कन्फ्रंट किया गया, फेस किया गया. Even the children showed exemplary courage. Now see, यहाँ पर बच्चों के बारे में आप मेंशन करोगे. They were not afraid to die if they were all together. Okay, the 2 crewmen continuously. You will also, yes, obviously crewmen का भी रोल है. They were continuously pumping out water and never complained. कोई complain नहीं किया उन्होंने भी. और they trusted their captain and worked as a team.
लकीली द वोयाजर्स वर एबल टू कम आउट ऑफ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस कि बिल्कुल दे माइट डाई ऐसी सिचुएशन में, तो ठीक है, लेकिन बच गए ड्यू टू देयर नेवर से डाई एटीट्यूड। उनका जो ये कभी नहीं मरने वाला एटीट्यूड था ना, कि यार हम हार तो नहीं मानेंगे, ठीक है। Thus, the story proves to be a saga of patience and bravery, and that is how you will end your answer. ठीक है, इस तरह का जब आ जाए कि किसी स्टेटमेंट में आपको कमेंट करना हो, तो यू कैन यूज दिस लाइन लास्ट वाली कि thus this is a saga of patience and bravery. The story proves to be a saga of patience and bravery. इस तरह से you can end your answer. ठीक है, तो कैसे करना है हमें लॉन्ग आंसर टाइप, यहां से समझ में आ गया। We'll do one more long answer type. देखो कैसे है। Draw a contrast of the lifestyle of the author's grandmother in the village and in the city. What could be the reasons? अब यहाँ पे क्या बोला है, contrast draw करना है। contrast का मतलब होता है हमें दोनों चीजों के बारे में एक ऑपोजिट सिनारियो दिखाना है कि भाई क्या डिफरेंस था ऑथर के ग्रैंडमदर की जो विलेज लाइफ थी उसके बारे में, और सिटी में क्या डिफरेंस था और क्या रीजंस थे, वो भी हमें लिखना है। तो डिफरेंस यू ऑलरेडी नो है ना। विलेज लाइफ में आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, आपका कीवर्ड में आप क्या क्या ऐड ऑन करोगे। विलेज लाइफ, दिस विल बी योर सिटी लाइफ। ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंशिएट हमें करना है आपको, तो आप पैराग्राफ में लिखोगे, बट क्या क्या चीजें ऐड करोगे। तो ग्रैंड मदर यूज टू बेथ, हेल्प हिम बेथिंग, राइट, किसको, ऑथर को, ठीक है। और सिटी लाइफ में नहीं, ये नहीं होता था। उसके बाद कंपनी हिम टू स्कूल, तो आप, सॉरी नॉट स्कूल, इट्स स्कूल, कंपनी हिम टू स्कूल। और यहाँ विलेज सिटी लाइफ में नो लॉन्गर accompanied टू स्कूल, ठीक है। और ना ही हेल्प कर पाती थी, तो वो हेल्प वाला भी आप ऑप्शन डालोगे कि विलेज लाइफ में शी यूज्ड टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, बट यहाँ नहीं कर सकती थी। वाई? बिकॉज साइंस एंड लॉज ऑफ ग्रेविटी ये सब तो ग्रैंडमदर नहीं बता सकती थी, तो उन्हें नहीं आ रहा था। क्लियर? एंड शी यूज्ड टू फीड डॉग्स, यहाँ पर अब बाहर नहीं जा सकती थी, तो शी यूज्ड टू फीड पैरोज इन द वरांदा, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाती थी। और वैसे भी हमारे सिटी एरियाज में वी हार्डली हैव एनिमल्स मूविंग अराउंड ना, स्ट्रे डॉग्स तो फिर भी मिल जाते हैं, बट शी कैन नॉट गो आउट, इतना बाहर नहीं जा सकती थी। ओके, ठीक है, यूज टू नहीं थी उस जगह से। एंड देन यहाँ पर इन हर फ्री टाइम शी यूज टू प्ले, शी यूज टू विजिट टेम्पल, मंदिर भी तो जाती थी कितनी बार। और यहाँ पे अपना मेजॉरिटी टाइम शी यूज टू spend time in front of a charkha telling the beads of a rosary, right? तो इतना सारा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने मिला। रिलेशनशिप में क्या असर पड़ा इससे उनके, विलेज लाइफ तो वो सुबह से शाम तक एक साथ रहते, they used to spend a lot of time together, but here in city life the author spent most of his time in studies and other things, and the grandmother she used to live alone, है ना, वो अकेली रहती थी। बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई कंप्लेन किया, शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। याद है ये वाला फ्रेज, वो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ वी विल ट्राई टू फ्रेम दिस आंसर, ठीक है, हम इसको फ्रेम करेंगे। देखो, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ वेरी ओल्ड एंड ग्रेशियस लेडी, हमें एक बैकड्रॉप देना है तो वी विल मेंशन इट। She hobbled about in the house, one hand resting on her waist to balance herself. She carried a rosary in her other hand. ठीक है, ये हमने एक बैकड्रॉप दे दिया। स्टोरी को इंट्रोड्यूस करना है तो बैकड्रॉप देना पड़ेगा। इन द विलेज शी टुक कंप्लीट केयर ऑफ द ऑथर। अब वहाँ इन्होंने विलेज लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया, उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। She bathed him in the morning, gave him breakfast, prepared his wooden slate and inkpot for taking to school. She went with him to the temple school where he was taught the morning prayer and the alphabet, right? और किस तरह से बाकी चीजें, she sat there and read the scriptures, वो सब कुछ उन्होंने डिस्क्राइब, हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। While going back home, both of them threw stale chapatis to the village dogs who followed them. पूरा हम लोग विलेज लाइफ डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग सिटी लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे।
When the two were called to the city, there came a big change in her routine and also in her lifestyle. Okay, आप सारा यहाँ पर मेंशन कर दोगे किस तरह से she used to recite prayers, playing with the charkha. I'm so sorry, it shouldn't be playing the charkha. She used to play charkha and accepted it calmly. अगर आपको ये नहीं लिखना है accepted her seclusion with resignation, you can simply say कि बहुत आराम से उन्होंने इसको हैंडल कर लिया, कुछ कंप्लेन भी नहीं किया. ओके, एंड शी लव्ड डूइंग दैट. ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने उनको स्पैरो फीड करना नहीं अच्छा लगता था. शी यूज्ड टू लव इट. ओके, बट द रीजन, व्हाट वाज द रीजन? अब रीजन की बात आएगी तो द रीजन फॉर द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू वाज दैट शी कुड नाइदर गो टू स्कूल. अब स्कूल भी नहीं जा सकती थी, हेल्प भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज अब वो इंग्लिश स्कूल जाता था ऑथर. शी डिडंट इवन अप्रूव ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट एट स्कूल. और वो उनको ये भी नहीं पसंद था जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, बिकॉज देयर वर no more lessons on scriptures or God, anything. Okay, but her affection for her grandson was as strong as ever. ऐसा नहीं था कि उनके बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, प्यार वो अभी भी करती थी अपने ग्रैंडसन से, बिल्कुल. और ऐसा ही वाइस वर्सा, ग्रैंडसन की तरफ से भी इट वाज अ सिमिलर फीलिंग. शी वेलकम्ड हिज होम कमिंग विद सॉन्ग्स एंड म्यूजिक. कैसे पता चला हमें कि रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आया? बिकॉज व्हेन ऑथर रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, उन्होंने होम कमिंग सॉन्ग्स गाए. शी इंजॉयड इट विद, शी इंजॉयड इट होल हार्टेडली, पूरे दिल से इंजॉय किया. शी प्लेड दैट डिलैपिडेटेड ड्रम, रिमेंबर? ठीक है, वो उन्होंने कितने अच्छे से सारा कुछ प्ले किया. एंड कलेक्टेड ऑल हर नेबर्स. एंड finally you will end your answer by saying circumstances made all the difference. His life in the village and in the city was very different, extremely different, right? So what matters is कि आप long answer type में अपना introduction और अपनी ending किस तरह से कर रहे हो, because that is the base. बीच में तो you know your keyword, right? कि आपको क्या लिखना है. You know कि आपको village area के बारे में लिखना है, then you have to write about the city life. आपको जो थोड़ा बहुत मेहनत करना होता है विद द इंट्रोडक्शन एंड द एंडिंग पार्ट. डू नॉट समराइज. हर टाइम पे यू नो नीड टू राइट समरी ऑफ द चैप्टर, वो जरूरत नहीं है. ठीक है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. आई होप ये हमने जितना भी आज सेशन में किया, वी हैव डिस्कस्ड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद वी डिस्कस्ड शॉर्ट आंसर टाइप एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट वंस. ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरह के ही क्वेश्चन. आई नो एज इट इज भले ही ना आए, बट आपको इसके टाइप इस तरह के जरूर मिलेंगे. ऐसे क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, इन्हीं में से कुछ भी क्वेश्चन बनकर आ जाएगा. एंड आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे और आपको आई होप आज की वीडियो से अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि किस तरह से आपको अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है यूजिंग कीवर्ड्स, राइट? एंड वर्किंग विद द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन पार्ट. आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी है. दैट इज इट. All right, students, I'll see you in the next video with another important chapter and the question answers. Till then, keep revising and keep learning. Bye-bye.